Good morning, students. On behalf of JKLS Institute, I am thankful that Ms. Diksha Raj, rank 7, RJS 2025, has come to the classroom to give you guidance. Please give her a welcome applause. Please. मैडम और हमारा काफ़ी दिनों से आने का था, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के कारण थोड़ा सा ये प्रोसेस डिले हो गया। हाँ, कमिंग बैक मैम, थोड़े से अपना एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। एंड मेरी एजुकेशन जर्नी के बारे में I have completed BA LLB honors from University 5 years Law College, University of Rajasthan, and thereafter I have completed my LLM from University of Rajasthan in 2024. This is your first attempt, second attempt? Sir, this is my second attempt. My first attempt was last year in 2024. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्री मेंस I gave interview. I qualified mains in my first attempt. कई बच्चों का एक प्रश्न रहता है मैम कि क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ था, तो सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हाउ यू कीप अप विद द थिंग्स? और दूसरा कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब कोई भी आदमी करता है और आप इंटरव्यू तक फेस थी, तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ भी था। तो my question is how you made up with the things? Yes sir, जब इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था पिछली बार, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। 1-2 महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, बट इवेंचुअली यू गेट ओवर इट। उस टाइम बस गिव अप नहीं करना होता। एंड ट्रस्ट मी, जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है तब कुछ याद नहीं रहता कि पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, एंड आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाते हो। तो बस उस टाइम के लिए उस मोमेंट पर गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों को मैं पर्सनली कहता हूँ कि अपना ये जो लॉ के विषय हैं, ये जब पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, दूसरी बार में ये घंटों में ख़त्म हो सकते हैं। क्या ये बात सही है मैम? आपकी क्या राय है? यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो कोर्स करने में ऑलमोस्ट पूरा साल लग जाता है, तभी उस टाइम बुक्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट जब हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसका आधा टाइम लगता है। धीरे धीरे टाइम कम होता रहता है। इवन एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो, आप लास्ट तक ऐसे स्टेज पर आ जाते हो। एक चीज और है, जब तक वैकेंसी नहीं आती है मैम तब तक नहीं आती है, और एक बार वैकेंसी आ जाती है तो बहुत स्पीड अप हो जाता है सारी चीजें। तो अगर मैं एक विद्यार्थी हूं तो मैंने एक बार तो जनरली तैयारी करी, और जैसी वैकेंसी आई तो प्री भी आएगी, और प्री के 90 दिन बाद मेंस भी आएगा। तो व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी? यस सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई ग्रेजुएटेड इन 2022 और उसके 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई थी। पहली वैकेंसी 2024 में आई। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन रहता है, और जैसे सर बोलते भी हमेशा कोचिंग के टाइम कि जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने कोचिंग तक पूरी पढ़ाई अच्छे से करी कॉलेज के साथ साथ। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी ताकि मेरा वो स्टडी से टच नहीं छूटे, और मैं उसके साथ अपनी मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। फिर वैकेंसी आ गई थोड़े टाइम बाद। तो बस किसी ना किसी तरह से खुद को पढ़ाई में इंडल्ज रखें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या आप कोई और ऐसी चीज़ कर सकते हैं। मेंस में, प्री में तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मेंस में राइटिंग पेपर होता है मैम। और इस बार का मेंस और मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब सीधे बैरक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने डीबी का भी देखा होगा, कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, तो आपके पेपर में भी ऐसा आया होगा। तो आपने कैसे उसे टैकल किया?
मैंने कॉलेज के साथ साथ ही और कोचिंग के साथ साथ बुक्स पढ़ी थी साथ में बेयर एक्ट के अलावा, और उनको ही मैंने उसी टाइम अपने नोट्स में इनकलकेट करा था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में क्या पता इतना टाइम नहीं मिले कि मैं दोबारा बुक्स पढ़ पाऊँ। तो बेयर एक्ट के साथ साथ, बेयर एक्ट तो बेसिक सोर्स है ही, बट उसके साथ साथ बुक्स और नोट्स को भी टाइम टू टाइम रेफर करना। और मैं लास्ट में मैंने ये करा था कि जो इम्पोर्टेंट केसेस थे या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डॉक्ट्राइन्स थी, मैंने उनको बेयर एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जो मुझे लग रहा था कि मुझे अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी ही है। तो मैंने उन्हें उधर ही लिख दिया था, ताकि जब भी मैं रिवाइज करती थी तो साथ में वो उसका भी रिवीजन हो जाता था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है। आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, हिंदी और इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी ऐसे राइटिंग को लेके? यस सर। सर एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था फर्स्ट अटेम्प्ट और उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉ में तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस हमें मिल जाता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सर हैं आप लोगों के साथ, बट ऐसे का इतना पता नहीं चल पाता क्योंकि इतना गाइडेंस नहीं होता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी सिर्फ मतलब जो क्लास के नोट्स थे या जो हमें मिलते थे उनको ही रेफर करा था, बट मुझे लगता है कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो उसमें ही होता है। ये इतना हो सकता है कि आप उसमें मेंस क्वालिफाई कर लें, बट अगर आप जब तक खुद एफर्ट नहीं करते ऐसे के लिए, वो फाइनल सिलेक्शन के लिए इनफ नहीं है। लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 7 मार्क्स इन इंग्लिश एंड दिस ईयर आई स्कोर 29। सो आई थिंक डिफरेंस जो होता है वो ऐसे से क्रिएट होता है। तो ऐसे के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर और जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है। जैसे द हिंदू में आपने कभी देखा होगा एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक आपको कभी मिल जाए तो उससे आपका पूरा का पूरा ऐसे प्रिपेयर हो सकता है सिर्फ उस एक आर्टिकल से। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जैसे जो यूपीएससी की साइट्स है, दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस, इन सब का ऑनलाइन कंटेंट होता है, वो एकदम शॉर्ट में बहुत एनालिटिकल तरीके से पूरे टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग वो भी रेफर कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने ये करा था कि कोई भी टॉपिक पे मैंने खुद के पॉइंटर्स, खुद के ऐसे खुद के नोट्स प्रिपेयर करे थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। वो अलग भी रहता है, जो क्लास में हमें पढ़ाए जाते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है, बट उसके अलावा आपको खुद से भी एफर्ट करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एडिटोरियल की बात आई, अभी आजकल में आपका एडिटोरियल भी आया था, क्या था उसमें, क्या था थोड़ा बता दीजिए। आज मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था राजस्थान पत्रिका में, तो वो प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर था कि मतलब प्रैक्टिकली तो हमारे पास है प्रॉपर्टी राइट 2005 अमेंडमेंट के बाद, बट कोई भी उसको क्लेम नहीं करता, ना तो लड़कियां उसको क्लेम करना चाहती है ना फैमिली मेंबर्स देना चाहते, तो वो एक डेड आर्टिकल बन के रह गया है। तो मतलब इनक्रिस वो ऐसा आर्टिकल था, आप लोग पढ़ना जरूर। उसमें क्या है कंटेंट, आपका क्या समराइजेशन? मेरा समराइजेशन यही था कि क्योंकि वो राइट है, हमें मिला है, तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को भी ये करना चाहिए कि वो आपको प्रमोट करे कि प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा दे। मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये राइट ऐसा है कि जिसको अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं करता। अगर कर भी लेते हैं लोग कुछ केसेस में, तो फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती है, और फिर मतलब कोर्ट में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आपको पता है कितने लंबे टाइम तक चलते हैं। तो आई थिंक फैमिली को ही एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, कल्चरल शिफ्ट आना चाहिए कि लोग खुद से ही इसको एक्सरसाइज करें और हमें कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। केरला के अंदर ऐसा है मैडम?